लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग ड्रंक वांगजी के साथ अकेला रूम में रह गया था। वुयिंग जब अपने नाइट क्लोथ्स में चेंज करने के लिए जाता है, अचानक से उसे शावर की आवाज़ सुनाई देती है। वांगजी बाथरूम में उठकर चला गया था और वो शावर ले रहा था। वुयिंग वॉक करते हुए बाथरूम डोर तक पहुंच जाता है और नोटिस करता है कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसके कपड़े कहीं भी पड़े हुए नहीं दिख रहे थे। इसका मतलब वो इतना ज़्यादा ड्रंक था कि कपड़ों के साथ ही शावर लेने के लिए चला गया था। अचानक वुयिंग को बाथरूम के अंदर से कोई हैवी ऑब्जेक्ट गिरने की आवाज़ सुनाई देती है और बिना सोचे समझे वो सीधे शावर रूम के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर उसे वांगजी शावर लेते हुए क्लियरली दिखाई दे रहा था, पर वांगजी नेकेड नहीं था। उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो उसकी बॉडी को उसकी सेकंड लेयर स्किन की तरह एकदम टच कर रहे थे। सरप्राइजिंगली उसे अपने शूज़ निकालने का याद रहा था, क्योंकि उसके शूज़ दरवाजे के पास ही लेजीली पड़े हुए थे। उसके कपड़े बहुत ज़्यादा गीले थे, पर शायद उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसका हेड शावर के बिल्कुल नीचे था। उसके बालों से पानी बिल्कुल बारिश की तरह गिर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसका एक हाथ फ्लैट वॉल पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से वो स्विफ्टी अपने बालों को पीछे की तरफ पुश कर रहा था, जो बार बार उसके फेस पर आ रहे थे। विंग सोच रहा था, क्या मुझे उसकी शावर लेने में मदद करनी चाहिए और उसे यहाँ से बाहर लेकर निकलना चाहिए, या फिर उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। विंग को जो आवाज़ सुनाई दी थी वो वांगजी के शैम्पू बॉटल की थी, जो फ्लोर पर गिर गया था। वांगजी की आंखें फाइनली खुलती हैं और उसकी नज़र शैम्पू बॉटल पर जाती है, पर उसके बाद जो वो करता है वो देखकर तो विंग को हंसी ही आने लगती है। वांगजी उस शैम्पू की बॉटल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इधर उठ कर आओ। तुम्हारी हिम्मत जो तुमने मुझे डिसोबे किया। मैं किंग हूँ। विंग इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और उसे पता चल गया था कि वांगजी कितना ज़्यादा ड्रंक है। इससे पहले कि वांगजी अपना गुस्सा विंग पर निकालता, विंग बाथरूम में अंदर जाता है और उसे पकड़ते हुए कहता है, कम ऑन, तुम्हें सोने की ज़रूरत है, तुम बहुत नशे में हो। विंग को अपने कपड़े गीले होने का इतना डर नहीं था, बल्कि इस बात का ज़्यादा डर था कि सुबह वांगजी जब होश में आएगा तो बिना बात ही उसे डांटेगा, इस बात के लिए कि कैसे उसने उसे अकेला छोड़ दिया। विंग के खींचे जाने पर पहले तो वांगजी अननॉयड सा फेस बनाता है, पर फाइनली उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। विंग जब वांगजी को खींचता हुआ ले जा रहा था, तब वांगजी अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखता है और कहता है, मैं तो पूरा गीला हो चुका हूँ। विंग कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े निकाल कर दे देता हूँ और मैं बाहर चला जाऊँगा जिससे तुम चेंज कर लो। विंग वांगजी के क्लोजेट में जाता है और उसके कंफर्टेबल से कपड़े निकाल कर उसे दे देता है। विंग अब बाथरूम से बाहर आने ही वाला था, पर तभी अचानक वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग उसे कंफ्यूज्ड होते हुए देखने लगता है। वांगजी कहता है, मैं नहीं कर सकता, मुझे पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आ रही है, तुम करो। विंग पूछता है, मैं क्या करूं? वांगजी कहता है, मेरे कपड़े बदलो। वांगजी ने ये एकदम स्ट्रेट फेस के साथ कह दिया था, वो बिल्कुल भी ब्लश नहीं कर रहा था। विंग कहता है, मैं नहीं कर सकता, मैं सोने जा रहा हूँ। इससे पहले कि विंग एक कदम भी आगे बढ़ा था, वांगजी अब उसे अपनी तरफ पकड़ के खींच लेता है। विंग कहता है, योर मैजेस्टी, प्लीज मुझे जाने दीजिए, ये आप क्या कर रहे हैं? वांगजी विंग के हाथों को तब तक गाइड करता है जब तक वो उसके टॉप बटन को टच ना कर रहे हों। विंग की फिंगर्स स्लाइटली शेक कर रही थी, उसके कोल्ड हैंड्स के टच की वजह से। विंग वांगजी की आंखों की तरफ देखता है जो अभी भी बंद थीं, पर उसे अंदर ही अंदर वांगजी की आवाज़ सुनाई देती है, जो वो कह रहा था, प्लीज़ जल्दी इसे खोलो। विंग एकदम शॉक्ड रह जाता है कि वो वांगजी की आवाज़ अपने मन में सुन सकता था। वो जल्दी से उसके बटन्स को खोलने लगता है, ये सोचकर कि जितनी जल्दी वो ये सब करेगा उतनी जल्दी उसे सोने को मिल जाएगा। वो वांगजी के कपड़े निकालने में उसकी मदद करता है और वांगजी लेजीली अपने सारे कपड़ों को फ्लोर पर फेंक देता है, जबकि वो जब होश में होता था तो ऐसा कभी भी नहीं करता था। वो अपने कपड़ों को एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से अपने वार्डरोब में रखता था। विंग की फिंगर जैसे ही वांगजी की चेस्ट पर नेकेड स्किन को टच करती है, विंग को फील होता है कि वांगजी उसके टच से एकदम शिवर कर रहा था। विंग को लगने लगता है, ये शायद उस चीज़ का इफ़ेक्ट होगा क्योंकि मेरे अंदर अब वांगजी का ब्लड है। विंग जब वांगजी के फेस की तरफ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे
ऐसा लग रहा था कि वो बहुत लंबे समय से ठीक से नहीं सोया था। वियिंग ने वांग जी को उसके अपर क्लोथ्स पहना दिए थे। अब वो वांग जी से कहता है, तुम अपनी पैंट्स चेंज कर लो, तब तक मैं रूम में जा रहा हूँ। बिना किसी रिप्लाई का इंतज़ार करते हुए वियिंग सीधा बाथरूम से बाहर आ जाता है। वो सीधा अपने उस अनकंफर्टेबल रग पर जाकर लेट जाता है जिस पर वो डेली सोया करता था। उसके बाद उसे आवाज़ सुनाई देती है कि वांगची भी बाथरूम से बाहर आ गया था और वो बेड तक बिना गिरे पहुंच गया था। उसके बाद उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ समय बाद दोनों के बीच में एकदम साइलेंस हो गया था। फिर अचानक वांगजी की उठने की आवाज़ सुनाई देती है। अपनी अननेचुरल स्पीड में वो सीधे बाथरूम तक पहुंच गया था और बुरी तरह वॉमिटिंग कर रहा था। वियिंग अपनी जगह पर ही लेटा हुआ था। उसने जानबूझकर आंखें बंद करी थी, हालांकि उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था। वो खुद से कह रहा था, आज उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंकिंग की है, वो ये सब डिज़र्व तो करता है। उसे सबक मिलना चाहिए जिससे आगे से वो कभी इतना ड्रिंक ना करे। पर वहीं वियिंग के अंदर एक और आवाज़ उससे कह रही थी कि शायद वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, उसे मेरी ज़रूरत होगी। अपनी इसी आवाज़ को वियिंग फॉलो करता है और तुरंत ब्लैंकेट हटाते हुए वो बाथरूम में अंदर चला जाता है, जहाँ वांगजी एक स्कैरी वैम्पायर उसके सामने खड़ा था और टॉयलेट में बुरी तरह वॉमिटिंग कर रहा था। वांगजी के बैक पर वो अपना हाथ फहराने लगता है जिससे वांगजी को थोड़ा आराम मिले। स्लोली स्लोली वांगजी भी उसके टच के अंडर रिलैक्स फील कर रहा था। जब उसे कफिंग होना बंद होता है, वो वियिंग से कहता है, मैं अब ठीक हूँ। वियिंग बाथरूम से उठता है और अंदर रूम में आकर एक ग्लास पानी भरकर वांगजी को देता है। वो देखता है कि वांगजी इस वक्त अपने टीथ ब्रश कर रहा था। वियिंग उसके पास जाकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वांगजी बार बार अपनी आंखों को रब कर रहा था, जैसे कि ऐसा करने से उसके आंसू डिसअपेयर हो जाएंगे, पर उसके आंसू अभी भी दिख रहे थे। वियिंग को रियलाइज होता है कि वो रो रहा था। उसका रोता हुआ देखकर वियिंग को ऐसा लग रहा था कि उसका दिल जैसे मिलियंस लिटिल पीसेस में टूट गया हो। वियिंग ने कभी नहीं सोचा था कि वांगजी को रोता हुआ देखकर उसे इतना बुरा लगेगा। वियिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करे। ये सब उसके लिए बहुत स्ट्रेंज था, क्योंकि वियिंग को वांगजी को हमेशा कोल्ड वेज में देखने की ही आदत है। अब उसकी इस साइड को कैसे हैंडल करना चाहिए वो वियिंग को समझ नहीं आ रहा था। वो पानी का ग्लास जो वियिंग लेकर आया था वो वांगजी को ऑफर करता है। जेंटली वांगजी उससे वो पानी का ग्लास ले लेता है, पर वो पानी पिए बिना ही वियिंग की तरफ देखने लगता है। वो अपनी कोल्ड टोन में कहता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वांगजी की कोल्ड टोन को फिर से सुनने के बाद वियिंग सोचने लगता है, क्या ये फिर से पहले जैसा हो गया? वो वांगजी से पूछता है, मैं क्या कर रहा हूँ? वांगजी कहता है, तुम क्यों मेरे इमोशंस के साथ खेल रहे हो? वियिंग सोचने लगता है, ये क्या बातें कर रहा है? क्या ये मुझे कोई और समझ रहा है? इससे पहले कि वियिंग वांगजी से क्वेश्चंस कर पाता, वांगजी की तबीयत एक बार फिर खराब होने लगती है। वो अपने फोरहेड को पकड़ लेता है जैसे उसे काफ़ी दर्द हो रहा हो और अपने चेस्ट पर हाथ रख लेता है जहाँ उसका हार्ट था। वियिंग सोचता है, अभी ये ठीक समय नहीं है उससे बात करने का, अभी उसे आराम की ज़रूरत है। इसलिए वियिंग वांगजी को उसके बेड की तरफ ले जाता है। उसे बेड पर लिटाने के बाद वो जेंटली उसके फोरहेड को सहलाने लगता है। बचपन में जब भी वियिंग बीमार पड़ा करता था तो जांग यानली उसे ऐसे ही ट्रीट करती थी, इसलिए वियिंग को ये आइडिया ठीक लगा और फाइनली वांगजी ने रोना बंद कर दिया था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वांगजी के सोने के बाद वियिंग अपनी उंगलियों को उसके बालों में सहला रहा था। उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। वांगजी जब सुबह होश में आएगा तो श्योरली इस बात को लेकर उससे बहुत गुस्सा होगा, पर वियिंग खुद को रोक ही नहीं पा रहा था, जैसे कि आसपास कोई पीसफुल सॉन्ग चल रहा हो और वियिंग को वांगजी को इस तरह सुलाने में बहुत मज़ा आ रहा हो। सोते सोते वांगजी थोड़ा सा मूव होता है और वो कहने लगता है, तुम मुझे क्यों छोड़कर गई मॉम? ऐसा कहकर वांगजी वियिंग का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है। वियिंग सोच रहा था, क्या मुझे उसे बता देना चाहिए कि उसकी मॉम उसका फोरहेड टच नहीं कर रही हैं, बल्कि ये मैं हूँ। पर ऐसा करने से शायद उसे और भी ज़्यादा दुख होगा, इसलिए वियिंग वहीं बैठा रहता है, एकदम शांत। वांगजी को सुलाते सुलाते वियिंग को कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। वियिंग की जब आंखें खुलती हैं तो उसे रियलाइज़ होता है कि एक हैवी वेट की वजह से वो हिल नहीं पा रहा था, वो आधी नींद में था। कुछ फेल्ड अटेम्प्ट के बाद
वेइंग हार मान लेता है और फाइनली अपनी आंखें खोलता है। जैसे ही वो पहली चीज़ अपनी आंखों के सामने देखता है वो वाइट सीलिंग थी, और जिस बेड पर वो सोया हुआ था वो लांग वांगजी का बेड था। अचानक उसे रियलाइज़ होता है कि रात को वो वांगजी के साथ ही सो गया। वो खुद से कहने लगता है, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? अगर उसे पता चला तो वो अभी ही मेरी जान ले लेगा। वो बेड से उठने की कोशिश करता है, पर वांगजी की स्ट्रॉन्ग आर्म ने उसे कस के पकड़ लिया था। अपने हेड को टर्न करते हुए वियिंग देखता है कि वांगजी अभी भी पीसफुली उसके पास सोया हुआ था। उसकी फ्रंट बॉडी वियिंग से अभी भी प्रेस हो रही थी। वो वियिंग के बहुत नज़दीक था, इतना नज़दीक कि उसकी वार्म ब्रीथ वियिंग को अपनी नेक पर फील तक हो रही थी। वियिंग अपनी आंखें बंद करता है और सोचने लगता है कि कैसे वो बेड से उठे जिससे वांगजी की आंख भी ना खुले। वो उसके हाथों को जेंटली पुश के साथ अलग करने की कोशिश करता है, पर वो और भी ज़्यादा टाइटली वियिंग की वेस्ट को पकड़ लेता है। वो नोटिस करता है कि अब वांगजी ने भी अपनी आंखों को एकदम खोल लिया था। उस मोमेंट पर वियिंग को तो लग रहा था कि अब वो मुसीबत में पड़ने वाला है। अब कौन उसे बचाने आएगा? रात को मैं क्यों महान बना और मैंने उसका ख्याल रखा? मुझे उसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए था और पीसफुली अपने बेड पर सोना चाहिए था। दोनों की आंखें एक दूसरे की तरफ देख रही थी, इससे पहले कि कोई भी समझ पाता कि क्या हो रहा था। वांगजी इतना फास्टली मूव करता है और सीधे वियिंग के ऊपर आ जाता है। वियिंग उठने की कोशिश करता है, पर उसके बचने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। वांगजी अपने फिंगर्स वियिंग के जॉ के पास लेकर आता है और उसे पकड़ते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे इतने क्लोज क्यों हो? ऐसा उसने अपनी डीप हस्की वॉइस में कहा था। इस वक्त वियिंग एक सिंगल सेंटेंस तक नहीं सोच पा रहा था कि वो वांगजी को क्या एक्सप्लेन करे। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस एकदम कम होती जा रही थी। वांगजी की नोज जब वियिंग के नोज के ऑलमोस्ट नज़दीक आ गई थी, वियिंग को लगने लगा कि वांगजी शायद उसे फिर से बाइट करने वाला है। वियिंग बेडशीट को टाइटली पकड़ लेता है और फाइनली उससे कहता है, रुक जाओ। वांगजी वियिंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। उसके मैसी हेयर वियिंग की चीक पर आ रहे थे और वो एक फ्रस्ट्रेटेड वॉइस में कहता है, क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि वियिंग कुछ कह पाता या उससे कुछ पूछ पाता, वांगजी उसकी नेक पर एक सॉफ्ट किस करता है। जहाँ वांगजी ने उसे किस किया था वहाँ वियिंग को एक वार्म फीलिंग हो रही थी जो उसकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही थी। वियिंग अपनी आंखों को बंद करने लगता है। वांगजी का हर एक टच उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था। वो एक बार फिर कहता है, प्लीज स्टॉप। वांगजी कहता है, क्या तुम ये नहीं चाहते विभूषण? वियिंग कहता है, नहीं। वांगजी कहता है, पर तुम्हारा जोर जोर से धड़कता हुआ दिल तो कुछ और कह रहा है। मैं तुम्हारे हर एक थॉट को इस वक्त रीड कर सकता हूँ विभूषण। तुम नहीं चाहते कि मैं रुक जाऊं। वांगजी की फिंगर्स वियिंग की स्किन के हर एक पार्ट को टच कर रही थी। उसने वियिंग की नेक को पकड़ लिया था और अब वो उसकी बॉडी पर हर जगह स्मॉल किसेस कर रहा था। और जैसे ही वियिंग ने अपनी आंखें खोली, अपनी वैम्पायर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वांगजी रूम में एकदम दूसरे कोने पर जाकर खड़ा हो गया था, उससे बिल्कुल दूर, जिसे देखकर वियिंग रियलिटी में वापस आ गया था। कुछ टाइम के लिए वो डिफरेंट जोन में चला गया था जहाँ वांगजी उसके बहुत क्लोज था और उसे वो फीलिंग अच्छी लग रही थी। वांगजी दरवाजे के पास खड़ा हो गया था, तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जांग यानली बाहर खड़ी थी, जो कह रही थी, विभूषण क्या तुम अंदर हो? हुइंग तुरंत बेड से उठता है और कहता है, हाँ मैं बस एक सेकंड में आ रहा हूँ। हुइंग बेड से उठता है, अपने कपड़े ठीक करता है और अपने बालों को ठीक करता है। वांगजी वहीं वॉल के पास खड़ा हुआ था और उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। वियिंग जाकर दरवाज़ा खोलता है और सामने जांग यांगली को खड़ा हुआ देखता है। जांग यांगली जैसे ही देखती हैं कि वहाँ वांगजी भी खड़ा है, वो तुरंत उसे देखकर कहती हैं, ओह गुड मॉर्निंग योर मैजेस्टी। मैंने नहीं सोचा था कि आप भी यहाँ होंगे। मैं बस यहाँ विभूषण से मिलने के लिए आई थी, पर अगर आप लोग बिजी हैं तो मैं बाद में आ सकती हूँ। वांगजी कहता है, नहीं तुम यहीं रुको, मैं वैसे भी जाने ही वाला था। मुझे इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है कि मुझे फिजिशियन के पास जाना होगा। जाने से पहले वांगजी एक बार और वियिंग की तरफ देखता है और रूम से बाहर निकल जाता है। यानली भागी हुई वियिंग के पास आती है और उसे हक करते हुए कहती है, तुम ठीक तो हो ना विभूषण?
मैंने सुना कि हिज मैजेस्टी ने तुम्हें अपना ब्लड दिया था। वुयिंग मन में सोचने लगता है, काश तुम्हें पूरी बात पता होती। वांग जी जाकर फिजिशियन का दरवाज़ा खटखटाता है। वो कभी भी किले के इस हिस्से में नहीं आया था। उसे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी फिजिशियन के पास आने की, पर कुछ दिनों से सिर्फ एक ह्यूमन की वजह से उसे बार बार फिजिशियन के पास आना पड़ रहा था। बिजनेस मीटिंग्स में वो ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा था। वांग जी खुद को समझाता है कि आज जो भी कुछ मेरे बेडरूम में हुआ वो फिर से रिपीट नहीं होगा। मुझे उससे दूर रहना होगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। हर एक सेकंड जो हम साथ में बिताते हैं, मेरे अंदर की इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है उसे अपना बनाने की। पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं उसे अपने नज़दीक नहीं आने दे सकता। वो भी मुझे छोड़कर चला जाएगा जैसे कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था। अपना पूरा दिन किंगडम वर्क में बिजी रखने के बाद वांग जी फिर से बेडरूम में आ जाता है। उसे बताया गया था कि वो ज्योतिषी जिसने भविष्यवाणी की थी वो 1 महीने में वापस आ रही है। वांग जी खुश था कि उसे और 3 महीने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा उस ह्यूमन बॉय को मारने के लिए जो इसका विनाश बनने वाला है। हालांकि उसके दिल की आवाज़ उसे कह रही थी, वो ज्योतिषी चाहे आखिर कुछ भी क्यों ना कहे, पर वांग जी कभी भी उसे नहीं मार पाएगा। जब भी मैं आगे बढ़कर उसे हर्ट करने का सोचता हूँ, मुझे अंदर अपने आप ही हर्ट होता है। मैं बस उसे खाली धमकियाँ देता रहता हूँ और मुझे पता है इसलिए वो सब कुछ करता है जो वो करना चाहता है और मेरी बातों को हमेशा डिसोबे करता है। यही सब सोचते सोचते वांग जी अपने बेडरूम तक आ गया था। बिना दरवाजे पर नॉक किए वो सीधा दरवाज़ा खोल देता है। वुयिंग और जांग यांगली वहाँ खड़े हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे, पर जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ होती है दोनों ही एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। जांग यांगली एकदम कंफ्यूज्ड होकर वांग जी की तरफ देख रही थी। वुयिंग ने भी वांग जी को देखकर अपने पीछे कुछ छुपा लिया था। उसके हाथ में कुछ था जो वो वांग जी को नहीं दिखाना चाहता था। वांग जी तुरंत ऑर्डर देते हुए कहता है, हम दोनों को यहाँ अकेला छोड़ दो। यानली समझ गई थी कि वांग जी उसे बाहर जाने के लिए कह रहा है। वो एक लास्ट बार वुयिंग की तरफ देखती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। दरवाज़ा बंद होते ही वांग जी सीधा वुयिंग के पास आता है। वुयिंग अभी भी अपने हाथों में कुछ छुपा रहा था। वांग जी उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? फाइनली वुयिंग उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है, कुछ नहीं, मैं और यानली बस रूम क्लीन कर रहे थे और अचानक से तुम आ गए। वैसे तुम्हारा सिरदर्द अब कैसा है? मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आता हूँ। वुयिंग ऐसा कहकर रूम से बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, पर तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, पहले मुझे ये बताओ कि तुम अपने हाथ में क्या छुपा रहे हो? वुयिंग कहता है, कुछ भी नहीं। वुयिंग की हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। वांग जी समझ गया था कि वो झूठ बोल रहा है। एक बार फिर से वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। या तो तुम मुझे बता दो कि तुम क्या छुपा रहे हो, या फिर मैं खुद ही तुमसे छीन लूँगा, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों में कौन स्ट्रॉन्गर है। आखिरकार वुयिंग को वो दिखाना पड़ता है जो वो छुपा रहा था। वो एक फ़ोटोग्राफ थी, वांग जी की मदर की फ़ोटोग्राफ। वांग जी के मन में फिर से वो सारी मेमोरीज आ गई थी जो उसकी और उसकी मदर की थी। वुयिंग कहता है, ये तुम्हारी मॉम है ना? आई एम सॉरी। जैसा कि लंच चैन ने कहा था, मैं तुम्हारे थॉट्स को पढ़ पाऊँगा क्योंकि तुमने मुझे अपना ब्लड दिया था। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारी प्राइवेसी को ख़राब करूँ। आई एम रियली सॉरी। जब मैं तुम्हारी क्लोजेट को फिक्स कर रहा था तब मुझे ये फ़ोटोग्राफ मिली। आई एम सॉरी, मैं इसे वापस रख देता हूँ। वांग जी इस बार गुस्से में कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम उस ड्रॉअर को टच नहीं करोगे, उसके बाद भी तुमने उस ड्रॉअर को खोला। अब ऐसा लग रहा था जैसे वुयिंग को डर लग रहा था। वांग जी एक बार फिर पूछता है, हाँ या नहीं, तुमने उसे खोला ना? वुयिंग कहता है, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। वांग जी कहता है, क्या तुम कभी भी मेरी बात सुनते हो? मैंने स्पेशली कहा था कि उस ड्रॉअर को मत खोलना, या फिर तुम जानबूझकर वो हरकतें करते हो जिससे मुझे गुस्सा आए। वुयिंग वांग जी की सारी बातों को सुन रहा था, पर वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसकी नज़र फ्लोर पर ही थी। वांग जी कहता है, मेरी तरफ देखो। क्या तुम्हें मैं एक ऐसा इंसान लगता हूँ जिसके साथ गेम्स खेला जा सके? मैं एक मॉन्स्टर हूँ, एक ऐसा मॉन्स्टर जिससे सब डरते हैं, और तुम्हें भी डरना चाहिए विभूषण। वुयिंग वांग जी की आंखों में आंखें डालते हुए एकदम प्यार से कहता है, तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो वांग जी। इनफैक्ट मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हारे अंदर क्या देखता हूँ? क्या तुम सच में जानना चाहते हो? क्या तुम सच को हैंडल कर पाओगे?
ओके गाइज़, अब ये तो हम कल ही जानेंगे कि वेइंग ने वांग जी से क्या कहा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोगों का क्रिसमस बहुत अच्छा सा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।